स्टूडेंट माई सेल्फ विनय मदेसिया वीके क्लासेस ऑनलाइन स्ट्रीम में मैं आपका आज फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे गॉस की थ्योरम पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ठीक ऊपर एक 10 माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश है। वर्ग से होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग, हमारे पास एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊपर, 5 सेंटीमीटर ऊपर यदि जाएंगे तो कोई बिंदु आवेश Q है जो कितना है 10 माइक्रोकूलम का। ठीक है, कह रहा है इस आवेश के कारण इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की का परिमाण बताओ। ठीक है, इसकी वैल्यू बताएंगे। तो क्या देखेंगे, तो पहले तो फिगर को अच्छे समझते हैं। फिगर क्या है? फिगर का तात्पर्य यह है कि ये हमारा कोई वर्ग है इस प्रकार से। ठीक है, इस वर्ग के केंद्र से आपका 5 सेंटीमीटर ऊपर है। ठीक है, यानी यहां से 5 सेंटीमीटर ऊपर है। ठीक है, और चित्र में ऐसा बनाया नहीं जा सकता, इसलिए ऊपर दिखाया गया इसमें। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊपर, यानी इस प्रकार से, ठीक है, कोई बिंदु आवेश है। अब यदि हम जानते हैं कि यदि कोई बिंदु आवेश यहाँ पर है तो यानी वो कैसा है, वो विलगित बिंदु आवेश है। और कोई विलगित बिंदु आवेश यदि हमारे पास है तो क्या रहेगा, उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं सभी दिशाओं में जाती हैं। यानी वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन क्या होगी, सभी होंगी। यानी यदि हमारा प्लस Q है तो हमारी डायरेक्शन इसमें सभी दिशाओं में मिलेंगी, वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन, अर्थात वैद्युत फ्लक्स हमारा सभी दिशाओं से गुजर सकता है। ठीक है, और यदि इस प्रकार से है तो यानी कि 5 सेंटीमीटर ऊपर है तो 5 सेंटीमीटर दूसरी तरफ भी हमारा वैद्युत बल दिखाई जाएगी, यानी वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। अर्थात यदि हम इस प्रकार से इसको मान लें, है ना, तो यानी इस तरफ भी होगा 5 सेंटीमीटर ऊपर भी होगा, 5 सेंटीमीटर नीचे भी होगा, 5 सेंटीमीटर दाएं भी होगा और 5 सेंटीमीटर बाएं। ठीक है, अर्थात ये हमारा एक घन की आकृति बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का अर्थ क्या है कि एक वर्ग है, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊपर, यानी 5 सेंटीमीटर ऊपर का तात्पर्य यदि हम इस पृष्ठ को लें तो 5 सेंटीमीटर ऊपर इधर और मध्य में होगा, और जिसकी सहायता से ऊपर भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा और हमारा नीचे भी 5 सेंटीमीटर होगा। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ यानी चारों दिशाओं में, और हमारा अप और डाउन, यानी टोटल हमारे 6 दिशाएं होंगी जहां से वैद्युत फ्लक्स गुजर सकता है। ठीक है, अर्थात यह पूर्णतः घन बनेगा, जो कि चित्र में दिखाया भी नहीं गया है ना तो बताया गया। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यदि हम पूर्णतः बनाएं इस फिगर को तो हमारा कैसा बनेगा, एक घन का शेप बनेगा, एक घन का शेप बनेगा, यानी इस प्रकार से। इस प्रकार से एक घन बनेगा। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार क्या है, यदि इसका एक वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊपर, यानी वर्ग एक निचला पृष्ठ लें, नीचे वाला पृष्ठ लें, तो इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर के ऊपर पर कोई बिंदु आवेश Q है। ठीक है, कितना, 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश Q है। ठीक है, तो इसके कारण हमें इस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। ठीक है, अर्थात आवेश कैसे स्थान पर है, एक बंद पृष्ठ में है जो कि एक घन का रूप ले रहा है। ठीक है,
तो आप जानते हैं कि एक घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स या घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। किससे? बाय गॉस थ्योरम। गॉस की प्रमेय से, यानी गॉस थ्योरम में क्या है, किसी भी बंद पृष्ठ के लिए आवेश कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन जीरो गुना होता है, यानी कुल वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। गॉस प्रमेय, यानी कि इससे कुल वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? हमें संपूर्ण घन से ज्ञात नहीं करना, ज्ञात क्या करना है? इस वर्ग की पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो वर्ग से, तो यानी कि वर्ग क्या है? इस घन का एक पृष्ठ है, घन है, ठीक है, इसमें अप डाउन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ यानी 6 फलक हैं आपके, ठीक है, केवल एक फलक से पूछ रहा है, अर्थात एक वर्ग से पूछ रहा है, ठीक है। तो यानी कि घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें? एक पृष्ठ है, क्योंकि हमारे घन में हमारे 6 पृष्ठ मिल रहे हैं, है ना, घन में हमारे 6 पृष्ठ होती हैं, तो 6 से हमें एक पृष्ठ पर देखना है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी q अपान 6 एप्सिलॉन जीरो। क्लियर है? हम अब हमारे पास क्या है? q की वैल्यू हमारे पास है 10 माइक्रो कूलम की, ठीक है। एप्सिलॉन जीरो क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यू, हमें निर्वात की वैद्युतशीलता की वैल्यू याद है, ठीक है, हमें याद रखनी है सदैव हल करने के लिए क्वेश्चन, और 10 माइक्रो कूलम दिया गया आवेश, तो वैल्यू रख देते हैं, इससे सॉल्व कर लेते हैं। यानी 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? q की वैल्यू क्या है? 10 माइक्रो कूलम। इसे हम क्या करेंगे? सॉल्व करते समय हम इसे एक यूनिट में रखेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कर लेते हैं? 10 माइक्रो कूलम को कूलम में बदल देते हैं, यानी 10 गुणे 10 घात -6 कूलम हो जाएगा, अपॉन 6 इनटू एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू होती है 8.854 इनटू 10⁻², ठीक है। ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन जीरो की, निर्वात की वैद्युतशीलता की वैल्यू होती है। बस अब इसे हमें सॉल्व कर लेंगे, तो इतना ही वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से होकर गुजरेगा, ठीक है। अब देखिए, सॉल्व करते समय आपको मैक्सिमम ये ध्यान रखना है कि जो हमारी पावर है, पहले उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद डिजिट को, यानी 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+12 -12 नीचे है, ऊपर आएगा +12 हो जाएगा, अपॉन इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 4 जा 24 आपका 2 बचेगा, 6 5 जा 30 + 2 32 यानी आपका 3 बचेगा, 6 8 जा 48 + 3 51 आपका बचेगा 5, और 6 8 जा 48 + 5 यानी आपका जाएगा 50। अब यहाँ देखते हैं 3 अंक पर पॉइंट है, तो 3 अंक पर पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। कितना हो गया? 10 इंटू 10 टू पावर, यहाँ -6 है +12, यानी 10 टू पावर बचेगा 6 अपॉन 53.124। अब देखिए कि 10 में हम 53.124 से डिवाइड नहीं कर सकते, करेंगे तो पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, इस पावर से एक जीरो और ले लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा? 100 इंटू 10 टू पावर 5 अपॉन 53.124, कितना लिख सकते हैं, ठीक है। आगे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 100 में 53.124 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड हम इस तरफ कर दे रहे हैं, हमें 100 में डिवाइड करना है 53.124, ठीक है। इसमें पॉइंट के बाद
3 डिजिट है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम 3 जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, 53.124। ठीक है, तो 0 में से 4 तो घटेगा नहीं, इधर से हासिल आएगा, तो 10 में से 4 घटेगा 6 7 और 8 और 9 में से 3 घटेगा तो 6 और 9 में से 5 4। ठीक है, अब हमारा फिर 53 का 46 में जाएगा नहीं, हम वहां पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा एक 0 हो जाएगा, यानी 0 होते ही ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हम जाते हैं, कितनी बार जाएगा 8 बार ले जाते हैं, 8 4 जा 32, फिर 8 1 जा 16 प्लस 3 19, यानी आपको बचेगा 1, 8 1 जा 8 प्लस 1 9, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा आपका। 8 3 जा 24 2, 8 5 जा 40 प्लस 2 42, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको बचेगा 8, 15 में से 9 6 और 16 में से 9 7, आपका 7 में से 4 3 4 6 में से 2 4, ये आपका कैंसिल, यानी 43.768, यानी हम 8 बार ले गए थे 42 आया था, यानी आप पुनः 0 बढ़ाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 437 और हमारा 428 चला जाएगा 8 बार में, यानी हम 8 बार इसे पुनः ले जा सकते हैं। ठीक है, इतनी वैल्यू हमारे लिए काफी है। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा बदल फ्लक्स I इक्वल टू 1.88 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यह वैल्यू हमारी है। ठीक है, क्लियर है। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से फिर से देखते हैं। क्या कह रहा था कि एक वर्ग जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊपर कोई बिंदु आवेश Q है जो कि 10 माइक्रोकूलम का है। इसके इस आवेश के कारण इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम इसको पूर्णतः देखते हैं, तो 10 यानी कि यदि हमारे पास यह वर्ग है तो इसकी यदि 5 सेंटीमीटर ऊपर वैद्युत आवेश है तो आवेश क्या है हमारा विलगित आवेश है। ठीक है, एकल आवेश है तो उससे वैद्युत फ्लक्स लिखा है सभी दिशाओं में जाएंगी, यानी यहाँ पर आवेश है तो इस दिशा में जाएगी, ऊपर भी नीचे भी आगे पीछे, यानी 6 दिशा में जाएंगी। ठीक है, अर्थात ये हमारा क्या रहेगा एक घन का रूप लेगा। ठीक है, और एक घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 होता है बाय गॉस थ्योरम के अनुसार। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है केवल एक वर्ग से निकालना है। ठीक है, अर्थात घन के किसी एक पृष्ठ से निकालना है, आपके 6 पृष्ठ नहीं करना, केवल एक पृष्ठ निकालना है। तो इसलिए क्या करेंगे हम इसे 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी 5 इक्वल टू Q अपान 6 एप्सिलॉन 0। ठीक है, हमारे पास Q की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, इसे ये के यूनिट में हम चेंज करते हैं, इसमें SI में करते हैं। ठीक है, 10 माइक्रोकूलम को लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻⁶ कूलम हो जाएगा। ठीक है, और 6 इंटू एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के पश्चात हमारा क्या आ गया 1.88 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे इरेज कर देते हैं पहले। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन, ये कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E इक्वल टू 3 × 10⁻³ यूनिट कैप I न्यूटन प्रति कूलम पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार किस पॉइंट पर करना है, 2 पॉइंट दिए गए। पहला पॉइंट है इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। ठीक है, इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष
से 60 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई इक्वल टू हमारे पास क्या है 3 × 10⁻³ यूनिट वेक्टर आई। ठीक है, यह वैल्यू दी गई है। कह रहा है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का भुजा का एक वर्ग है जो वाई जेड के समांतर है। ठीक है, यानी कि यदि हम इसे 3 डायमेंशन में देखें तो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक वर्ग कैसा है? 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है और यह क्या है? यह वर्ग y और z के समांतर है। ठीक है, तो यहां तो नहीं दिख रहा है कि y z के समांतर है। ठीक है, तो इसको यदि हम अच्छे से देखना चाहें कि ये y z के समांतर कैसे है, तो हम इससे देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक हमारा 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशन का स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर में क्या होता है? इसमें x, y और z प्रत्येक एंगल के बीच का जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री होता है। यानी यदि हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसके बीच की एंगल कितनी है? 90 डिग्री। y और z, ठीक है, इसके बीच की जो एंगल है ये भी 90 डिग्री। z और x इसके बीच की भी जो एंगल है ये 90 डिग्री। ये क्या है? हमारा एक 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ठीक है, वो क्या है? y और z के समांतर है। यानी कि हमारा एक वर्ग मान लो ये है 10 सेंटीमीटर भुजा का, ये क्या है? y और z के समांतर इस प्रकार से। ठीक है, y और z के समांतर इस प्रकार से। ठीक है, समांतर का हम देख सकते हैं ये y है तो ये हमारा इस भुजा पर है, यानी इस प्रकार से y के समांतर है। और z के समांतर देखना चाहें, देखो ये z का समांतर है ना, अर्थात ये भुजा हमारा जो वर्ग है वो हमारा x एक्सिस पर। ठीक है, वर्ग हमारा x एक्सिस पर है, इसलिए फिगर को इस प्रकार से दिखाया गया है। ठीक है, 90 डिग्री फिगर में नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए फिगर को थोड़ा बेंड करके इस प्रकार से दिखाया गया। ठीक है, यानी कि ये हमारा जो वर्ग है ये y एक्सिस के समांतर है और x एक्सिस पे, यानी समांतर ऐसे देखेंगे तो इसलिए समांतर है क्योंकि ये रेखा हमारी इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, हमें इस वर्ग से देखना। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र क्या है? एक समान है। वैद्युत क्षेत्र को हम देखते हैं कितना, 3 × 10⁻³ यूनिट कैप आई। यूनिट वेक्टर आई का तात्पर्य क्या है? यानी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन वो क्या है? x एक्सिस पे है। क्यों x एक्सिस पर है? क्योंकि हम जानते हैं x एक्सिस की जो यूनिट वेक्टर होती है i, y की यूनिट वेक्टर j और z की यूनिट वेक्टर होती है हमारी k। ठीक है, और हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या है? 3 × 10⁻³ यूनिट वेक्टर i। ठीक है, यूनिट वेक्टर i का तात्पर्य यही है कि हमारी क्या है? वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन x एक्सिस पर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस वर्ग की हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास फार्मूला है वैद्युत फ्लक्स के लिए, वैद्युत फ्लक्स phi = E × A है ना, तो उसी फार्मूले में बढ़ सकते हैं, यानी E की वैल्यू हमारे पास है और इस वर्ग की एरिया हम फाइंड कर लें। ठीक है, तो आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास दिया गया है कि वर्ग जो है कैसा है? 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग, हमारा 10 सेंटीमीटर भुजा का। ठीक है, तो अब हमारे पास वर्ग की भुजा कितनी है? वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर। हम इसे एसआई रूप में चेंज कर लेते हैं। कितना लिख सकते हैं इसे? 10 × 10⁻² मीटर, या इसी को लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻1 फीट। क्लियर है? ऐसा हम लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, हमें क्या निकालनी है? इस वर्ग की एरिया निकालनी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्ग की एरिया क्या हो जाएगी? वर्ग का क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग है ना,
तो भुजा का वर्ग अर्थात 1 इंटू 10⁻⁻1 का वर्ग, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा इंटू 10⁻²मीटर स्क्वायर और ये। ठीक है, चूंकि हम यहाँ देखते हैं यूनिट वेक्टर आई है अर्थात ये कैसा है, ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ये सदिश स्वरूप में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं वर्ग के जो क्षेत्रफल है इसका भी वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं कि एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर फॉर्म में होता है। ठीक है, एरिया भी हमारा वेक्टर फॉर्म का है, इसमें परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी दी गई है इसमें। ठीक है, इसलिए क्या है, क्योंकि हमारा वेक्टर फॉर्म का है। तो वर्ग का सदिश स्वरूप यानी एरिया का, वर्ग के एरिया का क्या होगा, हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, यानी वर्ग का सदिश स्वरूप। वर्ग का सदिश स्वरूप क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻² इंटू यूनिट वेक्टर आई, ये हमारा हो जाएगा इसका सदिश स्वरूप। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स की गणना कर लेंगे कि वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स आता वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू एरिया वेक्टर यानी वेक्टर डेल्टा ए। ठीक है, डेल्टा ए अब अर्थात कितना हो जाएगा हमारा, वेक्टर ई की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻³ यूनिट वेक्टर आई इंटू डॉट प्रोडक्ट है डेल्टा ए की वैल्यू हमारी है 1 इंटू 10⁻² यूनिट वेक्टर आई। ठीक है, और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्या मिलेगा 3 इंटू 1 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻² इंटू यूनिट वेक्टर आई इंटू यूनिट वेक्टर आई। ठीक है, सिंस हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर आई इंटू यूनिट वेक्टर आई डॉट प्रोडक्ट में इक्वल टू होता है हमारा जे इंटू जे इक्वल टू के इंटू के। इस सबका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, इस सब की वैल्यू होती है हमारी 1। लेकिन कोई भी वैल्यू होती है, यह फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमें केवल यूनिट वेक्टर आई इंटू आई की वैल्यू देखनी है, तो कितना होगा यूनिट वेक्टर आई इंटू आई की वैल्यू 1। ठीक है, इसलिए यह वैल्यू हमारी हो जाएगी 1, यानी कितना मिल जाएगा 3 इंटू 10⁻³ यानी 3 इंटू 10 यानी आ जाएगा आपका 30। कितना आ गया, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। क्लियर है? ठीक है, अब इसके हम दूसरे पार्ट को देखते हैं। इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा था कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि तल क्या हो, x अक्ष से 60 अंश के कोण पर, यानी कि अब एक ऐसा हो जाए, अब जो है अभी तक हमने देखा कह रहा था कि ये x एक्सिस पर हो यानी y और z के समांतर, ये हमारा क्या है x एक्सिस का अर्थ y और z के समांतर। ठीक है, अब देख सकते हैं ये y के भी समांतर है, यदि इस प्रकार से करें तो ये z के भी समांतर है, यानी ये समांतर है x एक्सिस पर। ठीक है, अब कह रहा है दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि ये वर्ग कहां पर हो, अब ये x एक्सिस से 60 अंश के कोण पर यानी यहां पर चला जाए। ठीक है, 60 अंश के कोण पर हो, तो अब कैसा हो, तो वैद्युत फ्लक्स हमारा कितना होगा, यानी कि अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि यहां से 60 अंश के एंगल पर, यानी हमारे 60 अंश के एंगल पर यहां पर वर्ग हमारा चला जाए। ठीक है, तो इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, दूसरी कंडीशन है। ठीक है, तो पहला आपका कंडीशन क्लियर है, इसे वर्णन कर दे रहे हैं, हमें आवश्यकता हो सकती है इसकी एक नजर। ठीक है, तो इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि एंगल क्या है 60 अंश, यूनिट वेक्टर ई की डायरेक्शन क्या है यूनिट वेक्टर n से 60 अंश के कोण पर है ना,
अर्थात ये हमारा क्या अब अदिश फॉर्म का होगा, स्केलर फॉर्म का होगा। ठीक है, इसलिए वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की जो सेकंड कंडीशन है, ठीक है, थीटा इक्वल टू आपका 60 होगा इसमें। ठीक है, यूनिट कैप एन इक्वल टू यूनिट वेक्टर एन इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, यूनिट वेक्टर की बराबर होगी। ठीक है, यूनिट वेक्टर एन का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आता है, वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू हमारा वेक्टर ई इंटू वेक्टर डेल्टा ए, ये होता था वेक्टर फॉर्म का। स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर ई इंटू डेल्टा ए कॉस ऑफ थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी वेक्टर ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू हमारे पास है 3 इंटू 10 टू पावर 3, यूनिट वेक्टर आई है, इसकी वैल्यू हम देख चुके हैं 1 होती है। ठीक है, इंटू 1 इंटू डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है, डेल्टा ए की वैल्यू है 1 इंटू 10 टू पावर -2, यूनिट वेक्टर आई की वैल्यू 1 लिख सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 60। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, 3 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर -2, cos 60 है इसकी वैल्यू 1/2, यानी कितना हो जाएगा 30 इंटू 1/2, यानी आपका आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अर्थात यदि ये y और z के समांतर होगा अर्थात x एक्सिस पर होगा तो आपकी वैल्यू जो आपकी आई थी 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, और यदि वह 60 अंश के कोण पर हो, यानी x एक्सिस से 60 अंश के कोण पर हो, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन वही है आपकी, इसलिए क्या होगा, इस पर 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे रख के कर दे रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 3 यूनिट वेक्टर आई न्यूटन प्रति कूलम में 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार विन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, अर्थात ये क्या कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है, वेक्टर ई इक्वल टू आपका है 3 इंटू 10 टू पावर 3 यूनिट वेक्टर आई, ये दिया गया है। ठीक है, ये कह रहा है कि एक घन जो है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर की है, वो हमारा 3D स्ट्रक्चर में इस प्रकार से कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों के समान। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारी है x एक्सिस और ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया, यानी कि x y z तीनों की क्या है, ये सममित है। यानी कि जैसे ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। ठीक है, और इस बार घन कैसा है, घन को इसको इसी के बीच में इस प्रकार से रख दिया गया है कि ये तीनों एक्सिस का समांतर है, यानी x एक्सिस के भी समांतर, y के भी समांतर और ये z के भी समांतर। ठीक है, तीनों एक्सिस के समांतर है और कहां पर है, ये इसी निर्देशांक पर रखा गया। ठीक है, तो कह रहा है कि इस घन से गुजरने वाला
नेट वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि वैद्युत फ्लक्स क्या हो, समांतर हो, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के समांतर हो, तो यहाँ पर और एक चीज देख रहे हैं कि वेक्टर ई इक्वल टू हमारा दिया गया 3 × 10⁻³ यूनिट कैप आई, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है, ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो कैसी है, वो एक्स एक्सिस पर, ठीक है। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन में क्या मिलता है कि यह हमारा एक्स एक्सिस पर है, क्योंकि यूनिट वेक्टर आई एक्स एक्सिस पर रहता है, यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर के, ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में ही दिया गया है कि ये यूनिट वेक्टर आई, ठीक है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर इसका तात्पर्य ये है कि जो हमारा जेड एक्स या एक्स जेड एक्सिस है, ठीक है, एक्स जेड और एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, इससे गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, नेट वैद्युत फ्लक्स इससे हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हमारे एक्स दिशा में है, ठीक है, और वाई और जेड पर तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है ही नहीं, ठीक है, इसलिए हमारा क्या होगा, एक्स से जो हमारा वाई पर जाएगा और या एक्स से जेड पर जाएगा, इस पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हमारी 0 हो जाएगी, और क्या होगा, इसके 3 फलक यानी जो हमारा कोण इसके अंदर होगा, ठीक है, उस पर हम देखेंगे कि इस पर 3 ही फलक मिलेंगे, यानी एक फलक ए और एक फलक बी, ठीक है, 3 फलक क्या होगा, 3 फलक ही इस पर हमारे होंगे, यानी 3 पृष्ठ से जाएंगे, जितना भी वैद्युत आवेश जाएगा उतना ही 3 पृष्ठ से निकलेगा, ठीक है, अर्थात नेट वैद्युत फ्लक्स हमारा 0 होगा। यानी यहाँ पर अगर हम मैथमेटिकल फार्मूला दिखाना चाहें तो कितना हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स, यानी लिख सकते हैं एक्स वाई तथा एक्स जेड से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई इंटू डेल्टा ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, समांतर है तो थीटा की वैल्यू कितनी लिख देंगे 90, यानी ई इंटू डेल्टा ए कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी कि एक्स वाई और एक्स जेड एक्सिस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमारा 0 होगा, ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक्स एक्सिस में, ठीक है। अब यदि हम एक्स एक्सिस में देखेंगे, ठीक है, तो इसमें भी इसके 2 पृष्ठ मिलेंगे, ठीक है, इसके 2 पृष्ठ मिलेंगे, एक पृष्ठ से क्या होगा, नेट वैद्युत फ्लक्स जाएगा, ठीक है, और जितना ही एक पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स जाएगा उतना ही दूसरे पृष्ठ से निकल जाएगा, अर्थात घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अतः इसलिए लिखेंगे कि जो है एक्स एक्सिस, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक्स अक्ष के अनुदिश है, इसलिए एक्स एक्सिस के प्रथम पृष्ठ से जितना ही वैद्युत फ्लक्स घन के अंदर जाएगा उतना ही बाहर जाएगा, ठीक है, अतः नेट वैद्युत फ्लक्स हमारा 0, बस इतनी थ्योरेटिकल हमने लिख देना है, ठीक है, तो ये हमारा बस इतना ही क्वेश्चन करना है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बस केवल समझना था कि आपको कैसे दिखाना है कि इसमें वैद्युत फ्लक्स कितना होगा या 0 होगा तो कैसे होगा, बस इसको थ्योरी में ही आपको लिखना है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो पूछ रहा है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, और दूसरा पूछ रहा है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है तो आप निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है,
क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, इसके ऊपरी पृष्ठ पर बहुत ही सावधानी पूर्वक माप ली गई। किसकी माप? वैद्युत फ्लक्स की। कितनी माप आई है? 8 इंटू 10⁻3, 8 इंटू 10⁻3 किसकी? वैद्युत फ्लक्स की माप। ठीक है, यानी फाई ई की वैल्यू हमारे पास आई है 8 इंटू 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये माप दिया गया। ठीक है, और पूछ रहा है कि फर्स्ट कह रहा है कि इसके अंदर यानी बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा। बॉक्स के भीतर नेट आवेश, ये आपसे पूछ रहा है नेट आवेश कितना होगा, यानी Q की वैल्यू में फाइंड करनी है। ठीक है, सेकंड पूछ रहा है कि यदि सेकंड कह रहा है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है। ठीक है, कह रहा है कि बॉक्स से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई इक्वल टू 0 है तो आवेश कितना होगा और क्यों होगा। Q की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट में क्या करेंगे, हमें बॉक्स से भीतर आवेश देखने। ठीक है, क्योंकि कहा गया कि बॉक्स क्या है, एक प्रकार का घन है ना, और यानी एक घन है और उसके पृष्ठ पर आवेश देखा गया है, तो बाई गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय से किसी बंद पृष्ठ पर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, Q की, यानी Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई ई इंटू एप्सिलॉन। फाई की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10⁻3 इंटू एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हमें पता है, निर्वात की वैद्युतशीलता की वैल्यू 8 इंटू 8.8554 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 4 जा 32, आपका 3 बचेगा, 8 4 जा 8 5 जा 40 प्लस 3 43, 8 8 जा 64 प्लस 4 68, आपको बचेगा 6, यानी 8 8 जा 64 प्लस 6 70। आपका 3 नंबर पॉइंट है इंटू 10⁻⁹, ये ना लिख सकते। ठीक है, या इसे और लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, पॉइंट को और यहाँ ले आए यानी 708। ठीक है, इंटू 10⁻⁻7 लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 के बाद हमारा 8 है, 5 से इक्वल है। ठीक है, इसलिए हम इसको 1 कर देंगे, यानी 0.71 इंटू 10⁻⁻7 लिख सकते हैं, या थोड़ा सा और चेंज करने हैं तो 0.071 लिखे 10⁻⁶ हो जाएगा। ठीक है, Q की वैल्यू किसी वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू 0.071 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये आ जाएगा पृष्ठ के अंदर आवेश Q की वैल्यू। ठीक है, दूसरी हमें निकालना है कि फाई इक्वल टू 0 हो तो आवेश कितना होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन है यदि हमारी फाई इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो Q इक्वल टू कितना होता है, फाई ई इंटू एप्सिलॉन 0। फाई की वैल्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0, यानी फाई Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अर्थात बॉक्स के अंदर तो आवेश होगा 0.071 के अप्रॉक्सीमेट माइक्रोकूलम। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो है आवेश शून्य होगा। ठीक है, यानी आवेश तो होगा लेकिन आवेश को शून्य के इक्वल में हो सकता है। ठीक है, ये था हमारा कुछ क्वेश्चन। अब आपके लिए लेकर आएंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।